इमरान साहब एक बात बताएं कि एक पुरस्कार खामोशी है। ये तिफी बट और ये अमीर बलाज वाला जो मामला और ये दुश्मनी चल रही है, पॉइंट स्कोरिंग चल रही है, गैंग वार चल रही है। ये जावेद बट के कत्ल के बाद एक पुरस्कार खामोशी है। ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खैमा है या कोई और उसका अपना, आप इसको क्या कहेंगे, ये कोई अंदर खाते कोई इनकी मफाहमत को सुलह या इन दोनों फ़रीक़ैन को एहसास दिलाया गया है या कोई पछतावा है, क्या है? इनकी दुश्मनी आप अगर हिस्टोरिकली ट्रैक करें तो 1994 से जब बिल्ला मर्डर होता है तो उसके बाद से स्टार्ट हुई, और बल्कि उससे भी पहले वो उनकी शालमी के अंदर जो है वो एक 324 का वाक़या हुआ और उसके बाद फिर इनकी आपस में मामला शुरू हुए। 1994 के बाद 2010 में टीपू का मर्डर हुआ, और उससे पहले एक कचहरी के अंदर भी अटैक हुआ था जिसमें 5 अफराद, ये बच गया था टीपू, लेकिन 5 अफराद उसमें जहाँ बहक हुए थे। तो उस पर भी ये उसमें असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई थी। तो ये भी समझ लें कि इसी दुश्मनी का भेंट चढ़े वो 5 अफराद भी और ये भी। उसके बाद फिर दर्जनों, हाँ, तो वो उसके बाद फिर अब ये रिसेंटली इंसिडेंट पहले बालाज का हुआ, जो उसकी 3rd जनरेशन थी, ये मुसब का भाई जो है ये मर्डर हुआ, टीपू का बेटा। उसके बाद फिर ये जावेद बट का हुआ। पुलिस ने तमाम अपनी ये जो रिसेंटली 2 हुए इंसिडेंट्स, बालाज वाला और ये जावेद वाला, तो दोनों सक्सेसफुली मुल्ज़मान तमाम अरेस्ट किए गए। शूटर, जेन्युइन ओरिजिनल शूटर जिन्होंने शूट किया वो अरेस्ट हुए, उनकी रिकवरीज हुई। उसके बाद फिर जो रिकॉनेसेंस या सर्वेलेंस या रैकी करने वाले जो लोग थे वो भी अरेस्ट हो गए। लेकिन जो मेन इनके लिंच पिन हैं वो बाहर हैं, जिनके ख़िलाफ़ इश्तिहारी होने की कार्रवाई हो चुकी हुई है। 88 की कार्रवाई भी जो है वो कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी की भी चल रही है। मुसब भी इस वक्त रिपोर्टेडली वो बाहर है और ये भी बाहर है। जो आप खामोशी की बात कर रहे हैं, इनकी सुलह की मेरा ख्याल है पहले भी काफ़ी दफ़ा कोशिश हो चुकी हुई है, अभी फिर दोबारा चल रही होगी है बातचीत जो हमारे नॉलेज में आ रही है, लेकिन उसमें कोई अभी कोई पेशरफ्त नहीं है। ये डेंजरस फेज़ होती है क्योंकि अगर आपको उसमें उस दौरान में पूरे प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए कि इनका कोई और वाक़या इस तरह का ना हो। ये जो लोग कहते हैं कि अक्सर ये जी ये गैंग वॉर है, ये कोई गैंग वॉर नहीं है, ये ख़ानदानों की, 2 ख़ानदानों की आपस की दुश्मनी है। गैंग वॉर उस टर्मिनोलॉजी में आती है जब आप अपने आगे से इनके जो एजेंट्स हैं वो भी एक दूसरे को मार रहे हों और एक टफ वॉरफेयर शुरू हो जाती है। तो इस लिहाज से तो ये ख़ानदान की एजेंट्स जो हैं जो बोथ साइड, वो सोशल मीडिया पे लड़ाई इस आग को बढ़ावा दे रहे हैं, इस पे तेल डालते हैं सोशल मीडिया पे लड़ाई ताकि उनका भी कोई दाल पानी, दाल दलिया चलता रहे। जी एग्जैक्टली। अदरवाइज इसमें जो है ये जो इसमें ये भी होता रहा है कि जी आज वो ए के साथ है तो कल वो बी के साथ है, जो आज बी के साथ है फिर ए के पास आ गया। ये इन लोगों ने भी ज़रा, हाँ जी एग्जैक्टली ऐसे हुआ है। अच्छा, इसमें एक और बात, एक करैक्टर है जिसका ताल्लुक आपके महकमे से है, वो हर बड़े अपना टीपू, ये अमीर बालाज, ये जितने भी ये बड़े अपना अटैम्प्ट हुई हैं, जो मर्डर हुए हैं, उसमें वो कोई डेपुटेशन है उसकी, वो हर वक्त साथ होता है, वो क्यों मौजूद होता है ऐसी वारदात के मौके पे? इसमें ना एक शार्प पोलराइजेशन पुलिस के अंदर एग्जिस्ट करती थी और मेरे ख्याल में अभी भी होगी, क्योंकि ये एक जब दोनों ख़ानदानों की आपस में शुरू हुई मामला, मैंने बताया 1994 से ऑनवर्ड, तो इट इज़ नाउ 30 ईयर्स। 30 साल के अंदर कुछ पुलिस ऑफिसर जो हैं वो तीफी एंड द ग्रुप को फॉलो करते हैं या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उनको सपोर्ट करते हैं, कुछ इसी तरह दूसरा जो टीपू ग्रुप है तो उसको वो फॉलो करते हैं। ये इनकी फैमिलीज में बतौर वीआईपी जाते हैं आपके पुलिस ऑफिसर। मैं वही उसी की तरफ बता रहा था। तो ये एक पोलराइजेशन थी जिस पे हमने सीसीपी साहब ने बड़ा स्ट्रिक्ट इस पे नोटिस लिया और उनको तमाम ऐसे जो टार्निश्ड कैरेक्टर हैं उनको इस केस से हटाया और पैनल ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाई गई।
दोनों यानी जो बलाज वाला मर्डर हुआ उसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन के ऐसे लोगों को रखा गया जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों किसी ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं है, तो न्यूट्रल ऑफिसर्स चूज़ करके इन्वेस्टिगेशन में डाले गए। इसी तरह दूसरा जब ये जावेद वाला हुआ तो उसमें भी पैनल ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया गया। कानून में इसकी 18(2) में पुलिस ऑर्डर में इजाज़त है कि आप ऐसे सेंसिटिव केसेस जिसको आप पैनल से इन्वेस्टिगेट कराना चाहते हैं तो वो आप करवा सकते हैं, और ये अथॉरिटी है सीसीपी साहब की। उसमें हमने पैनल ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया और उनके थ्रू इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि कोई भी किसी किस्म का कोई इसमें मामला। एहसन शाह का जो पुलिस मुकाबला है वही पुराना फरसूदा स्क्रिप्ट, वही एक पुरानी जो कहानी, इसके बारे में जो सवालात और जो ये मुतज़ाद बयानियाँ हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? इसमें एक आपको पता है जिस तरह से एक इसकी बैकग्राउंड भी है कि उसमें जेल से एक ऑडियो रिकॉर्ड हुई और रिलीज़ हुई और एक थ्रेट दिया गया ओसीयू के ऑफिसर्स को भी। तो ये इसमें तो 164 की स्टेटमेंट भी हो चुकी हुई है कोर्ट में और कोर्ट ने एग्री कर लिया हुआ है। ऑडियो एक रिलीज़ होती है, जेल से होती है, उसकी बुनियाद पे घबरा के एक डेस्परेट कार्रवाई की पुलिस ने, या कुछ सच्ची मुच्ची का ये वाकई पुलिस मुकाबला था? देखिए, एक वो मैंने आपको बताया कि कोर्ट के अंदर बाकायदा 164 की जो स्टेटमेंट होती है एक बड़ी रिलायबल होती है, उसमें हम नहीं इन्वॉल्व होते, उसमें कोर्ट ही इसमें फ़ैसला करती है। तो कोर्ट इसमें 164 में इसको फाइल कर चुकी हुई है और इट इज़। ये दोनों तरफ पुलिस ऑफिसर जो खेल रहे होते हैं और वो किसी सूरत ये आग को ठंडा नहीं होने देते। ज़ाहिर है दोनों साइडों पे मफादात हैं, मामलात हैं। तो जो पुलिस ऑफिसर जो कुछ ज़ाहिरी हैं, कोई पोशीदा हैं, उनके बारे में महकमे ने कोई क्या लाएअमल अख्तियार किया? वो मैंने आपको पहले बता चुके हैं कि उनको हम मार्जिनलाइज कर चुके हैं, और उनकी अगर कोई इस तरह की विजिबल पोलराइजेशन या इंटरेस्ट नज़र आता है तो उनके खिलाफ सभी फील्ड में सभी अच्छी पोस्टों पे हम तकरीबन जो तमाम जो हैं वो इस वक्त कोई भी मार्जिनलाइज कर चुके हुए हैं। उनकी तमाम की जो है हमने अगर कोई बिल्कुल विजिबल प्रूफ मिला है तो उनके खिलाफ प्रोसीड किया गया है, अदरवाइज़ जो है वो उनको हमने फील्ड से ऑफ किया हुआ है। इस तरह तरक्की के इस दौर में, टेक्नोलॉजी के इस दौर में, अब क्रिमिनल्स भी अब गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटलाइज अपना ये जो क्राइम एक्टिविटीज़ हैं और जो उनकी जो ये डकैतियाँ स्पेशली, ये क्या? इसमें हमने कई गैंग ऐसे पकड़े हैं जिसमें जो व्हीकुलर क्राइम था, AVLS भी चूँकि हम OCU कंट्रोल करती है, तो व्हीकुलर थेफ्ट या व्हीकुलर स्नैचिंग जो है उसमें हमने देखा है कि वो जैमिंग डिवाइसेस या ऐसे डिवाइसेस जो आपके ट्रैकर को डिसेबल करते हैं वो यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ अब उन्होंने हाउस रॉबरीज़ के दौरान में जैमिंग डिवाइस लेके आए हैं जिसमें जियो फेंसिंग को डिफीट करने के लिए, क्योंकि पुलिस के पास एक टूल है जियो फेंसिंग का जिससे आप टावर की जो ट्रैफिक है उसको आप मॉनिटर करते हैं। तो वो जियो फेंसिंग को डिफीट करने के लिए उन्होंने यूज़ किए गैजेट, और गैजेट ये चाइनीज़ गैजेट हैं जो कि कारखानों में, पेशावर में, डिफरेंट जगहों पे इजीली अवेलेबल हैं, वहाँ से वो परचेज़ करते हैं और आगे उसको यूटिलाइज करते हैं। आपके सिक्योरिटी गैजेट्स जितने भी हैं, सिक्योरिटी कंपनीज हैं, वो तो इनके आगे फेल हैं। मतलब एक शख्स ने अपने घर को इतना प्रोटेक्ट किया हुआ है, एक सिक्योरिटी एजेंसी से सर्विसेज ली हुई हैं, अलार्म सिस्टम ये वो वगैरह वगैरह, उसके बावजूद वहाँ पे अपना बहुत बड़ी वारदात भी हो जाती है, डकैती भी हो जाती है। तो इसका क्या अपना ये एक बड़ा फेलियर है या मतलब इसमें कोई और वजह है? मेरे ख्याल में जो प्रिवेंटिव साइड है ना वो भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन डिटेक्टिव साइड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब तक आप एक नाके बेशक लगा लें, आप बेशक पेट्रोलिंग बेहतर कर लें, लेकिन जब तक जो क्रिमिनल क्राइम कर रहा है जब तक आपने उसको अरेस्ट नहीं करना तो वो किसी ना किसी रास्ते से फिर दोबारा क्राइम करेगा। दूसरा स्टेज है उसकी सज़ा, जैसे हमने डिस्कस की कि उसकी सज़ा इंश्योर करनी चाहिए। तीसरा ये जो आपने सिक्योरिटी कंपनीज़ की या प्राइवेट कंपनीज़ की बात की है और गैजेटरी की बात की है, ये उस वक्त कामयाब होते हैं जब आप इनका लेज़ोन इस्टेब्लिश करते हैं पुलिस के साथ, और पुलिस की एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग के साथ जब तक ये डवटेल नहीं होंगे ये सारी चीज़ें,
चाहे आप पैनिक बटन लगा लें, चाहे आप सिक्योरिटी कंपनीज़ को हायर कर लें, लेकिन जो फर्स्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म है वो पुलिस का है। और फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस का आएगा, पेट्रोलिंग पुलिस की है, एक स्टेट मशीनरी है जो इसके लिए काम कर रही है। तो प्रिवेंटिव साइड जो है उस पे मेरा ख़्याल में आपस की जो उनकी यूनिफिकेशन है या डवटेलिंग है आपस की कंपनीज़ की, या अगर फ़र्ज़ करें किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अपने उन्होंने गार्ड्स और सारे सिस्टम लगाए हुए हैं और उन्होंने अपना वायरलेस टावर भी लगाए हुआ है, तो वो उसकी इस्टेब्लिश होनी चाहिए लिंक विद पुलिस कांस्टेंट, और ये रियल टाइम लिंक होना चाहिए। उसके अलावा कैमरास बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपके प्राइवेट कैमरास बेशुमार हैं। सेफ सिटी एक काम कर रही है और उसमें जो है प्राइवेट कैमरास कोई काफ़ी ज़्यादा उसके साथ मिलाए गए, लेकिन अभी भी बेशुमार ऐसी जगहों पे हैं कैमरास। एक तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन इम्प्रूव करने वाली है कि कैमरास अच्छी क्वालिटी के लगें, और फिर उन कैमरास की सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग भी हो रही हो, आपस में कनेक्टेड हो। तो जब तक वो इनकी इंटीग्रेशन ऑफ कैमरास नहीं होती, उस वक्त तक ये मेरे ख्याल में ये सारी फैक्टर्स हैं जो प्रिवेंटिव साइड पे हमें काम करने